अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, यहाँ से लेके। Okay, see student, we have already started with the insurance point. Your chapter name was Introduction to Life Insurance. Okay, so I think which are all part we have seen into here. Introduction of insurance, then introduction to life insurance. Definition of insurance is also over. Life insurance business concept we have seen. Nature of life insurance, and then essential features of life insurance. ये भी हो गया था, एडवांटेज हो गया था, कंपोनेंट्स हो गया, हाउ इंश्योरेंस वर्क, देन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये भी हो गया था। ओके, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करें ना, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग। याद आ रहा है? नहीं, सब लोग भूल गए? यस, the components of life insurance we have seen. Superior to any other saving plan, death benefit, accidental death benefit, tax benefit के बारे में देखा हम लोगों ने. Then how insurance work, that part is also over. Components of human life value, the asset human life value, ये भी हो गया था. Component level premium हो गया था. Yes, now we have to start with the next one here, the principle of risk pooling. Say what exactly the principle of risk pooling. But before proceeding with this one, we're going to have the revision. Yes, those who are the online students, they can write it in the chat box. Huh? Okay. See, before proceeding with that, tell me here, where तुम लोग इधर बैठो ना, इधर बैठो. क्या शर्म आ रही है इसमें? मैं यहाँ पे वीडियो ऑन करते फिर ऐसे रखूँ, सब लोग आ जाएंगे. Okay, so let's have revision here. When any of the institution or any of the bank is providing you the insurance, तो उसको क्या कहा जाएगा? इंश्योरर या इंश्योर्ड कहा जाए? क्या कहा जाएगा उसको? अगर किसी भी बैंक से, अगर किसी भी बैंक से मुझे पैसा मिलता है, तो वो बैंक को क्या कहा जाएगा? इंश्योरर या फिर इंश्योर? इंश्योरर. इंश्योरर. ओके, अगर मैं वो इंश्योरेंस लेती हूँ तो मुझे क्या कहा जाएगा? इंश्योर कहा जाएगा. ओके, नेक्स्ट, हाँ, मैं जो पॉलिसी खरीदती हूँ उसके लिए जो मैं पेमेंट देती हूँ मंथली, ईयरली, तो वो पेमेंट के लिए क्या टर्म है? प्रीमियम. वेरी गुड. नेक्स्ट है कि मैं मुझे जिन चीजों का डर लगता है कि मेरे लाइफ में शायद ऐसा हो सकता है और मैं उसके लिए पॉलिसी ले रही हूँ, तो वो जो कॉज ऑफ रिस्क रहेगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेरी. ठीक है. नेक्स्ट और क्या था? हाँ, प्रीमियम हो गया, ये हो गया. नेक्स्ट, कंपेयर विद द नेचुरल डेथ एंड द एक्सीडेंटल डेथ, किसमें हमें डबल प्रीमियम मतलब डबल अमाउंट मिलता है? एक्सीडेंटल डेथ में डबल अमाउंट मिलता है. यस, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम द ऑफलाइन स्टूडेंट. ओनली प्रियंका ने बताया इंश्योरेंस. प्रियंका ने कौन सा इंश्योरेंस का आंसर दिया यहाँ पे? क्या पूछा था मैंने इंश्योरेंस से रिलेटेड? हाँ, इंश्योर्ड और इंश्योरेंस, उसने डायरेक्ट इंश्योरेंस लिख दिया. प्रियंका, सबको एकदम मिला के कुछ भी रहने दो, इंश्योरेंस में ही आएगा. ओके. यस, हाँ, एक्सीडेंटल. अच्छा, अभी यहाँ पे आई थिंक लेट मैसेज आ रहा लगता है. ओके, सी यार, नाउ विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग. आपको मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अभी इंश्योरेंस के क्या रहता है करके? सी, life insurance companies have been classified as contractual financial institution. This means that the benefit payable to policyholder have often taken the form of contractual guarantee. Life insurance and pensions have traditionally been purchased above all things for the sense of financial security they provide. The security arises as a result of the way the contracts are structured, and certain safeguards are built to ensure that insurers are in a position to pay. The structure arises from the application of the mutuality or pooling principle here. See, the principle of risk pooling. यहाँ पे जो हम लोग को रहता है कि ये मेरे लाइफ में रिस्क है करके, उसके लिए मैं बेसिकली इंश्योरेंस खरीदती हूँ. लेकिन अगर वो इंश्योरेंस खरीदने वाला जो पॉलिसी रहेगा
वो मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा तो मैं उसको खरीद पाऊंगी क्या? नहीं। देखिए एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महाड़ा लॉटरी स्कीम, सिडको लॉटरी स्कीम हाउस के लिए सुना रहेगा ना आप लोगों ने। तो वहां पे क्या रहता है कि 1 BHK 2 BHK वो लोग सेल करते हैं, लेकिन उसका रेट बहुत कम रहता है। जहाँ पे 1 BHK अवेलेबल रहेगा 40 लाख में, वो लोग हम लोग को अवेलेबल करवा के देंगे 25 लाख में। लेकिन 25 लाख में भी कैसे रहता है कि उनको एक पेमेंट स्ट्रक्चर रहता है। पेमेंट स्ट्रक्चर मतलब तुम लोग को डाउन पेमेंट इतना परसेंटेज देना ही पड़ेगा, तुम लोगों को 6 महीने के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा, उसके 1 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा। सो दैट वे दे आर डिसाइडिंग द परसेंटेज क्राइटेरिया। तो हम लोग देखो 25 लाख का घर खरीदना इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट फॉर, लेकिन उन्होंने जो 2 साल का पीरियड वहां पे दिया रहेगा, वो 2 साल में 25 लाख रुपीज अरेंज करना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, इजंट इट? तो इसके लिए क्या होता है कि अगर वो पॉलिसी हम लोग को लगता है कि नहीं 2 साल में तो मेरे पास इतना पैसा नहीं आएगा, तो मैं क्या करती हूँ अल्टीमेटली वो नहीं खरीदती हूँ, भले वो कम कॉस्ट में लेकिन मैं नहीं खरीदती। द सेम थिंग इज अप्लाइज टू द इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेंस भी तुम्हें गारंटी देता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर रिस्क के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, लेकिन वो अमाउंट का जो रीपेमेंट का स्ट्रक्चर है, अगर वो मेरे लिए सुटेबल नहीं रहेगा, देन आई विल नॉट गोइंग टू परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे मेन टारगेट क्या रहता है, मेन चैलेंजेस क्या है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, कि ऐसा वो पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए कि जहाँ पे इट विल बी अफोर्डेबल, इट विल बी पॉसिबल टू एवरीवन टू परचेज दैट पॉलिसी एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इट। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग मतलब क्या कि रिस्क को अगर कम करना है तो तुम लोग पॉलिसी ऐसा बनाओ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि जो लोगों के लिए पॉसिबल रहेगा खरीदने के लिए। इज इज क्लियर? नेक्स्ट वन, mutuality. See, mutuality or pooling the principal plays two specific kind of roles in life insurance. The first is its role in providing protection against the economic loss arising as a result of one's untimely death. This loss is addressed through having a fund that pulls the that pulls the contribution of many who have entered into the life insurance contract. ठीक है, so उन्होंने कहा है कि अगर अनटाइमली डेथ होता है, अनटाइमली डेथ किसको कहा जाता है कि बिफोर योर रिटायरमेंट ओनली इफ समबडी इज डाइड, ओके, तो उसको कहा जाता है अनटाइमली डेथ, उसका टाइम नहीं था फिर भी वो चला गया। ओके, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने अगर एक ही प्रीमियम भरा रहेगा, लेकिन वो एक प्रीमियम के बाद में भी आपको अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है तो पूरा एडवांटेज मिलता है, लेकिन उतना पैसा तो आपकी तरफ से एलआईसी के पास गया ही नहीं, तो वो कैसे पॉसिबल है उनको देने के लिए? वो कैसे पुल करते हैं कि जो बाकी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उनका जो पैसा है वो वहां से पुल करके वो पैसा तुम्हें मिलने वाला है। Are you getting me? Okay, this is what they are doing. Then the principle of risk pooling, however, goes beyond mortality risk. It can involve the pooling and evening out of financial risks as well. This is achieved by pooling the premiums, the fund, and consequently the attendant risks of various kind of contracts taken by individual at different points of time. The outcome of this pooling is to try and ensure that in good as well as bad time, the life insurer is able to pay a uniform rate of return, though smoothing out the returns across time. देखो, उनके लिए भी इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज, इसके लिए जो इंश्योरर है उनके लिए भी वो चैलेंज रहता है कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसको बराबर टाइम पे फुलफिल करना है। जैसे अगर मैंने वहां पे व्हाट वी कैन से मैरिज के लिए कुछ मैंने पॉलिसी वहां पे खरीदा हुआ है, लिया हुआ है कि जब मेरा शादी आएगा उस टाइम पे मुझे इतना खर्चा उतना पैसा अमाउंट मिलना चाहिए करके। उस वे का मैंने कुछ पॉलिसी खरीदा हुआ है, लेकिन जब मेरा शादी आता है मैं वहां पे एप्लीकेशन डालती हूँ, लेकिन वो लोग अगर उसके लिए मुझे बेनिफिट नहीं कर पाते हैं तो मेरा वो पॉलिसी लेने का कुछ मीनिंग हुआ क्या वहां पे? नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, जिस किसी ने वो पॉलिसी खरीदा रहेगा वो बाकी जगह पे जाके वो फीडबैक देने वाला है कि वहां वहां से कुछ पॉलिसी लेके मीनिंग नहीं है, जब टाइम रहता है तभी वो लोग कुछ अपने को एडवांटेज नहीं लेने देते हैं। ओके, सो सो इट्स अ चैलेंज टू द कंपनी कि उनको वैसे पैसा जो है वो रेडी रखना चाहिए हर एक लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब भी लोग मांगेंगे तो पैसा उनको देने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। इट्स द सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ बैंक।
जैसे बैंक में हम लोग डिपॉजिट रखते हैं, लेकिन बैंक वही डिपॉजिट कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है और उससे वो पैसा कमाता है। लेकिन जब हम लोग हमारा पैसा बैंक के पास मांगने जाते हैं, उस टाइम पे बैंक को पैसा हमें रिटर्न भी देता है। वो कैसे रिटर्न देता है? बिकॉज बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी वहां पे पैसा रखा हुआ है, तो थ्रू दैट दे आर एबल टू गिव अस द मनी। ओके, सो रिस्क पुलिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पुलिंग मतलब क्या होता है कि जो भी रिस्क है उनको टाइम पे पैसा देना चाहिए, लेकिन ये जो पुलिंग ऑफ फंड रहेगा, इट वुड बी पॉसिबल व्हेन द अदर इंश्योरेंस और व्हेन द अदर इंश्योर्ड पीपल आर पेइंग देयर प्रीमियम। सब लोग बराबर से प्रीमियम भरे तो वही पैसा वो लोग यूज करेंगे हमें पैसा देने के लिए। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन हियर, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Yes, online student, you all are able to understand? Yes. See, nobody is saying some. Okay. Yes. Okay. Okay. See, now the next one here, life insurance contract में the first one here, utmost good faith. ये हुआ था क्या अपना utmost good faith? ये मैंने आपको सिखाया रहेगा। ओके, सी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जब किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में रहेगा बताओ मुझे, किन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। ओके, तो दोनों में क्या होना चाहिए? द फर्स्ट वन हियर, utmost good faith होना चाहिए when they are making the contract here. See, this is one of the fundamental principle of an insurance contract. It means that every party to the contract must disclose all material facts relating to the subject matter of insurance. All commercial contracts in several require that good faith shall be observed in their transaction and there shall be no fraud or deceit when giving the information. ठीक है, तो utmost good faith कब आएगा कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने वहां पे काम करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे लिखा है कि जब कुछ अनटाइमली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस टाइम पे आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो दे शुड गिव दैट मनी टू अस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग उसके लिए डिनाई नहीं कर सकते। ओके, देन some example of material information that process should disclose while making a proposal. First one है life insurance के लिए, own medical history, family history of hereditary illness, habits like smoking and drinking, absence from work, age, hobbies, then again financial information like income details of proposes, pre-existing life insurance policy, occupation, etc. So what they saying here कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे कि मेरे बीच में और इंश्योरेंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे अगर इंश्योरेंस मुझे अपना कुछ पर्सनल डिटेल पूछ रहा है तो मुझे वो उनको देना ही चाहिए। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस करते वक्त अगर मेरा कुछ मेडिकल हिस्ट्री है कि मुझे कुछ बीमारी है, वो लोग पूछते ही हम लोगों को, तो वहां पे हम लोग को बताना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा बीमारी है करके ऑलरेडी, तो उनसे उनको आइडिया आ जाता है कि शायद किस वजह से, किस रीजन की वजह से डेथ हो सकता है। अदरवाइज फैमिली में कोई हिस्ट्री है क्या, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या, कोई बीमारी है क्या, दैट वी शुड टेल देम। ओके, देन अगेन वहां पे इंफॉर्मेशन रहता है कि तुम्हें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का हैबिट्स है क्या, तो उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। कोई और हॉबीज है क्या आपकी, आप क्या काम करते हो, कितना सैलरी है आपका, कोई और पॉलिसी खरीदा हुआ है क्या। So this way they will going to ask us detail, and that detail we should able to give it to them in a correct form. Now next one here, fire insurance. Construction and usages of building, age of the building, nature of good in premises, etc. That all information we have to give into the fire insurance. जब कोई भी कंपनी, जनरली फायर इंश्योरेंस हम लोग घर के लिए नहीं करते हैं, एक बिल्डिंग पूरे उनके लिए फायर इंश्योरेंस करके रखेगा, या फिर घर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली बता दूं, एक कंपनी अपने लिए फायर इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, तो वहां पे वो लोग डिटेल पूछेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ है। ओके, देन ये बिल्डिंग जो बनाई है उसके अंदर क्या क्या काम होता है, क्या यूसेजेस है, वो उसके बारे में डिटेल पूछा जाएगा। कितना साल हो गया बिल्डिंग को बनाते हुए, और यहाँ पे जो भी गुड्स रखे हुए हैं वो क्या है, उनका यूज क्या है आपके बिल्डिंग में। देन ऑल डिटेल वी हैव टू गिव देयर व्हेन वी आर टेकिंग द फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन हियर, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे तुम लोग जब मतलब थ्रू द ओवरसीज के थ्रू जब तुम लोग
हाँ यस, वेरी गुड विवेक, कंपनी के बारे में। ओके, सी मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर ओवरसीज मार्केट में कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मरीन इंश्योरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? हाँ, एंड देन द मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस मतलब किसमें आएगा कि अगर हम लोग व्हीकल्स का, जैसे अपने पास कोई बाइक है, कार है या फिर ट्रक है, सो उसका अगर हमें इंश्योरेंस निकाल के रखना है, सो दैट विल बी कमिंग टू द मोटर इंश्योरेंस। तो वहां पे व्हीकल्स का डिस्क्रिप्शन आएगा, कभी परचेज किया था, जो ड्राइवर वहां पे चला रहा है वो क्या है, उसका डिटेलिंग दो, उसको कुछ हैबिट्स है क्या, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की, या फिर ड्रग्स एडिक्टेड है क्या, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट ऑल डिटेल्स दे आर टेकिंग फ्रॉम अस। ओके, देन द एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, डेविड मेड अ प्रपोजल फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पॉलिसी, डेविड was suffering and under treatment of diabetes. He was in he was in 30s, so insurance company issued policy without investigation. Few years down the line, David's health deteriorated, and he had to be hospitalized. He could not recover and died in the next few days. A claim was raised on the insurance company, but insurance company rejected the claim. During investigation, insurance company came to know he was already suffering from diabetes. Hence, insurance contract was declared null and void, and the claim was rejected. समझे आप लोगों को? जब वो लोग डिटेलिंग करने गए हॉस्पिटल में कि किस वजह से डेथ हुआ, तो उन्हें पता चला कि इसको डायबिटीज बहुत पहले से था, जो कि उसने पॉलिसी लेने के टाइम पे नहीं बताया था। तो उसने झूठ बोला वहां पे, गुड फेथ रखा क्या? नहीं, कोई भरोसा वाला बात वहां पे किया नहीं। इसके लिए वो पॉलिसी का जो क्लेम था उसको रिजेक्ट किया गया, और वो पॉलिसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। ओके, तो ये था अटमोस्ट गुड फेथ में। नेक्स्ट ईयर मटेरियल फैक्ट्स। Material facts has been defined as a fact that would affect the judgment of an insurance underwriter in deciding whether to accept the risks, and if so, the rate of premium and the term and condition. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी जजमेंट दिया हुआ है इंश्योरेंस अंडरराइटर में, ठीक है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वहाँ पे जो जजमेंट वो लोग ने दिया हुआ है कि आपको ये पर्टिकुलर साल में इतना पैसा मिलेगा वगैरह, वो सब वहाँ पे डिटेलिंग करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल फैक्ट्स। कि जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मैंने एक पॉलिसी खरीदा था बजाज अलायंस का, लेकिन मैंने वो पॉलिसी को वहां पे बाद में बंद कर दिया। ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज जो उन्होंने मटेरियल फैक्ट्स मुझे दिया था पॉलिसी खरीदते वक्त, और जब हम लोग फिर से उनको पूछने गए, तो उन्होंने कुछ अलग ही वहां पे स्टेटमेंट दिया। तो इसका इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो लोग जो बता रहे हैं वो उनका फैक्ट्स बराबर नहीं है करके, तो इसकी वजह से मेरा वहां का फेथ निकल गया और मैंने वो पॉलिसी बंद कर दिया। ओके, सो मटेरियल फैक्ट्स आल्सो दे नीड टू गिव इट इन अ करेक्ट मैनर। हाँ, मरीन इंश्योरेंस डिटेल में मिलेगा आपको आगे, लेकिन मरीन इंश्योरेंस का एक सिंपल मीनिंग ये है कि जब हम लोग ओवरसीज ओवरसीज मतलब हम लोग जैसे कि वी आर इम्पोर्ट डूइंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी थ्रू द शिप्स, हाँ, तो उसको कहा जाता है, उसके लिए हम लोग मरीन इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो मतलब अगर शिप से जो हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर कुछ डैमेज हो जाता है, बीच में ये समंदर में डूब जाएगा, तो उसका वो इंश्योरेंस निकालते हैं हम लोग। ओके मरीम बी, इज इट क्लियर? ओके, सी अभी एग्जाम्पल में है facts indicating that the particular risks represent a greater exposure than the normal, then existence of past policy taken from all insurer and their present status, then all questions in the proposal form or application for insurance are considered to be material, as this relate to various aspects of the subject matter of insurance and its exposure to risks. They need to be answered truthfully and fully all रिस्पेक्टिव। ओके, सो मटेरियल फैक्ट में क्या आता है, सबसे पहला फैक्ट क्या रहता है कि जिस रीजन की वजह से, जिस रिस्क के ऊपर मैं ये पॉलिसी ले रही हूँ, उसका पूरा डिटेल वहां पे दिया, उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है।
तो वो पॉलिसी बेसिकली उसके ऊपर रहेगा। सेकेंड वन कि अगर मेरा कोई पास पॉलिसी चालू है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस यहाँ से भी खरीदा हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस मैंने किसी और कंपनी से भी खरीदा हुआ है, तो मुझे जब डेथ होगा तो मुझे 2-3 जगह से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो सारा डिटेल वहां पे उनको देना चाहिए, ऐसा आपने किया हुआ है क्या। मुझे ये नहीं पता कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं या नहीं करके, बट आई थिंक कर सकते हैं। पॉलिसीज यू कैन टेक मेनी, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ओके, एंड देन जो भी प्रपोजल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन किए हैं उन्होंने, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को वहां पे आंसर देने, और भी करेक्ट आंसर देने। जैसे हम लोगों ने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस में एक एग्जांपल में उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया, तो उनका पूरा लास्ट में पॉलिसी निकाल दी। ओके, so this is what your material fact. Next here, insurable interest. See, the existence of insurable interest is an essential ingredient of every insurance contract and is considered as the legal prerequisite of insurance. The interest that the insured has in his house or his money is termed as insurable interest. The presence of insurable interest makes an insurable contract valid and enforceable under the law here. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि ये बेसिकली इंटरेस्ट है किसका, इंश्योर्ड का। इंश्योर्ड मतलब जैसे मैंने पॉलिसी खरीदा हुआ है और मैंने मेरे घर के ऊपर इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हो गया, हाउस हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे किसको इंश्योर करके रखना है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंश्योरेबल इंटरेस्ट हियर. Example, Mr. Chandrasekhar owns a house for which he has taken a mortgage loan of rupees 15 lakh from a bank. Okay. Does he have an insurable interest in this house? Does the bank have an insurable interest in the houses? What about his neighbor? नहीं, लेकिन neighbor का क्या यहाँ पे बात करनी है? Neighbor we don't require here. What do you say? Neighbor को क्यों बीच में लिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है इंश्योरेंस में नेबर का क्या काम रहेगा? यस, हाँ शायद, हाँ वो एक हम लोग बोल सकते कि उनसे भी हम लोगों को थोड़ा उनका व्यू लेते हैं हम लोग। यस, दैट वी कैन से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से व्हाट अबाउट हिज नेबर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कि लोन के बारे में उन्होंने बताया कि डज ही हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द हाउसेज, मतलब वो हाउस के ऊपर उससे कुछ लोन व्हाट वी कैन से पॉलिसी कुछ लिया है क्या, दैट वी विल कम टू नो। देन अगेन जहां से उसने लोन लिया है वो बैंक ने वो हाउस के ऊपर इंश्योरेंस करवा के दिया है क्या। आप लोगों को पता रहेगा ना, होम लोन अगर हम लोग लेते थे होम इंश्योरेंस भी निकलता है, कंपलसरी रहता है बहुत सारे बैंक में। अगर हम लोग होम लोन ले रहे हैं तो वो लोग हम लोग को कंपलसरी इंश्योरेंस निकालने के लिए दे, तो वहां पे मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि बैंक ने लोन निकाला हुआ है क्या घर पे। अगर बैंक ने नहीं निकाला हुआ है तो फिर मैंने खुद ने वहां पे कुछ ऐसा इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ है नहीं घर के ऊपर, दैट विल बी देयर। नेबर का यस, आई एम कंफ्यूज, बट आई जस्ट सेड कि नेबर यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए रहेंगे अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो, ठीक है। बिकॉज अभी तक कभी हम लोगों का नेबर के बारे में कभी पूछा नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिया तो इसके लिए। इज इट क्लियर टू यू इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या है? यस और नो? यस स्टूडेंट, चलो वन बाय वन बताओ मुझे। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? एज ए इंश्योर्ड ऑल्सो, एज एन इंश्योरर ऑल्सो। हाँ, फैक्ट्स वहां पे होने चाहिए। ओके, एक तो फैक्ट्स होना चाहिए, जो डिटेलिंग दे रहे हैं हम लोग को करेक्ट देना चाहिए। देन अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या होता है? अटमोस्ट गुड फेथ मीनिंग क्या होता है इंश्योरेंस में? विश्वास होना चाहिए, ठीक है, भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मुझे वो प्रॉपर्टी जो भी मैंने लिया हुआ है मेरे लाइफ के बारे में रहेगा, मेरे घर के बारे में रहेगा, मेरी बाइक के बारे में रहेगा, तो मुझे अगर जब मैं उनके ऊपर लोन लेती हूँ तो मतलब क्या है कि मेरा उनको इंश्योर करने में इंटरेस्ट है करके। ओके, so this is what insurable interest है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना अभी?
proximate cause. Yes, very good. I mean, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रूथ फेथ रहना चाहिए. यस. See, proximate cause मतलब क्या? Proximate cause is defined as the active and the efficient cause that sets in motion a chain of events which brings about a result without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source. Under this rule, the insurer looks for the predominant cause which sets into motion the claim of event producing the loss. This may not necessarily be the last event that immediately responsible for causing the loss है. Okay, देखो proximate cause मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग बोलते हैं ना approximately, जैसे हम लोग बोलते हैं कि शायद इतना रहेगा करके. ओके, हाँ, तो proximate cause मतलब अगर बाइक है तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो हमेशा एक्सीडेंट हो गया मतलब जरूरी नहीं कि किसी ने तुम्हें ठोका है करके, कोई जरूरत नहीं. हाँ, तो कभी कभार क्या होता है कि ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक फेल की वजह से तुम्हारा वो बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है, वो एक रहेगा. दूसरा, अगर कोई ट्रक आके तुम्हें वहां पे मतलब ठोक के चले जाते, सो दैट विल बी द एक्सीडेंट. ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रॉक्सिमेट कॉज रहेगी, जो भी कॉजेस हो सकते हैं ये इंसिडेंट अकर होने के, तो वो उन्होंने कंसिडर करने चाहिए. आई गेटिंग मी? हाँ, लेकिन अगर आप लोग ड्रंक हो और गाड़ी चला रहे हो, उसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो उसका रीजन आप लोग हो. गाड़ी में प्रॉब्लम था क्या? नहीं था. सो दैट वी कैन नॉट कंसिडर यू. आई गेटिंग मी? तो ये सब चीज प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब क्या होता है कि जो भी वहां पे रीजन हो सकते हैं एक्सीडेंट होने के, तो वो वहां पे कंसिडर करने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट ईयर इंडेमनिटी, ये वर्ड बहुत बार पूछा जाएगा. इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? The principle of indemnity is applicable to non-life insurance policy. It means that the policyholder who suffer a loss is compensated so as to put him or her in the same financial position as he or she was before the occurrence of the loss event. Indemnity मतलब क्या होता है कि अगर वो इंसिडेंट अकर होता है तो उसके लिए हम लोग रीपेमेंट करते, पैसा देते हैं उनको, उसको कहा जाता है इंडेमनाइज कहते हैं उसको, कि हम लोगों ने उनको इंडेमनाइज किया. तो इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी मतलब क्या होता है कि जो भी लॉस हुआ है उसको आप रिकवर करके दोगे, और जो किसका पोजीशन वो लॉस की वजह से डाउन हुआ है तो उसका पोजीशन हम लोग फिर से अच्छा करवा के देंगे. हाँ, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इंडेमनिटी है. एग्जांपल उन्होंने दिया है, ये ना ये खराब है एक्चुअली. See, Ram has insured his house worth rupees 10 lakh for the full amount. He suffered loss on account of the fire estimated at rupees 70,000. The insurance company would pay him an amount of rupees 70,000. The insured can claim no further amount. हाँ, यहाँ पे उसने क्या किया कि एक इंश्योरेंस लेके रखा अपने घर के ऊपर, कितने अमाउंट का? 10 लाख का. लेकिन वहां पे उसके घर पे फायर हो गया, फायर एस्टिमेट हो गया. ठीक है, तो फायर का जो खर्चा था वो एस्टिमेशन टोटल निकला 70,000. लेकिन अगर वहां पे राम बोलेगा कि नहीं मुझे 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए, तो वैसा नहीं मिलेगा. जितना उसका नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा. इसके लिए हमेशा वहां पे क्या होता है कि इंश्योरेंस एजेंट वेरीफाई करने के लिए आता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. हाँ, F.A, subrogation. See, subrogation means what? It means the transfer of all rights and remedies with respect to the subject matter of insurance from the insured to the insurer. See, it means that if the insured has suffered from loss of property caused due to negligence of a third party and has been paid indemnity by the insurer for that loss, the right to collect damages from the negligent party would lie with the insurer. Note that the amount of damage that can be collected is only to the extent of amount paid by the insurance company. For example, Mr. Suresh dies in an air crash. His family is entitled to collect the full sum assured of rupees 50 lakh from the insurer who have issued a personal accident policy plus the compensation paid by the airline, say rupees 15 lakhs here. ओके, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं
हाँ ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसको ज्यादा मिलेगा यहाँ पे? हाँ, मतलब उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, सब्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है? सब्रोगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ठीक है, लेकिन हाँ, इंश्योर टू द इंश्योर। ओके, यहाँ पे क्या उन्होंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है कि एयर क्रैश में वो आदमी मर गया, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी निकाला हुआ था 50 लाख का, तो उनको उनका 50 लाख का पॉलिसी तो दे दिया LIC ने, लेकिन वो जो एयर क्रैश हुआ है वो किनके वजह से हुआ, किसका गलती है? तो एयरलाइन का गलती है। तो अभी क्या करेगा, LIC एयरलाइन को भी बोलेगा कि आप पैसा दो करके, आप कुछ कॉम्पेंसेशन दे दो इनको, बिकॉज आपकी वजह से उनके फैमिली में ये डिस्टर्बेंस आया करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो, हाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन कौन यहाँ पे राइट्स ले रहा है? हाँ वो, ठीक है, मतलब जो हाँ इंश्योरर जो है, मतलब कंपनी, बैंक जो है, बैंक हमारे लिए काम करेगा वहां पे, हमें वो ज्यादा पैसा मिलवा के देगा। सो दैट इज कॉल्ड सब्रोगेशन। इज इज क्लियर? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या है? नेक्स्ट क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। नहीं ना, अटमोस्ट गुड फेथ के बाद और एक था, व्हाट वाज दैट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट था डायरेक्ट। अटमोस्ट गुड फेथ एंड देन मटेरियल फैक्ट। हाँ, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या है, ये समझा आप लोगों को? मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है, क्लियर? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या है, एंड प्रोक्सीमेट कॉज मतलब क्या होता है, एंड देन इंडेमनिटी मतलब क्या है, सब्रोगेशन मतलब क्या है। लेस देन 1 मिनट है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको पूछने वाली हूँ, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना पड़ेगा। टिल दैट टाइम हु विल टेक द अटेंडेंस हियर? जतिन तू जॉइन आहे कशाला? स्क्रीनशॉट घे मग अटेंडन्सची. ओके, जतिन विल सेंड मी द स्क्रीनशॉट. नाही होणार? अच्छा, जल्दी, लेस देन 1 मिनट है. ओके, कोई और रहेगा तो जल्दी लेके रखो, ये ना जतिन नहीं, अहमद बहुत टाइम पास कर रहा है. तू भी ज्वाइन हुआ? तू लोग क्यों ज्वाइन हुआ? मैम ले लिया, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया. Yes, you saying something? अच्छा,